दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति का अध्ययन करते हैं आज अपन इस वीडियो के माध्यम से। कहने का मतलब है कि पूरे ग्लोब पर संसार के मानचित्र में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में यानी इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है और भारत का विस्तार कहां तक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज अपन थोड़ी भारत की जो सामान्य जानकारी है, जो विशेष करके भारत के भूगोल में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है कि बैकग्राउंड यदि लें तो भारत का नामकरण कहां से हुआ, भारत नाम कहां से आया और भारत की स्थिति और उनका विस्तार, लोकेशन और जो एक्सटर्नल है उसकी विस्तार है और उनकी स्थिति है, लोकेशन जिसको बोलते हैं, वो कहां तक है। तो इसका अध्ययन करते हैं, थोड़ा जानने की चेष्टा करते हैं कि भारत यदि देखें तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो मुख्य एक परिमंडलों से संबंध रखता है और मुख्य परिमंडलों के जो एक आबाद क्षेत्र है, आबाद जिसको बोलते हैं अपने ग्लोब के बड़े भाग पर एक आबाद क्षेत्र स्थित है, ग्लोब के बड़े भाग पर। कहने का मतलब है कि भारत दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया की मुख्य जो परिमंडल है उससे आबाद ग्लोब के बड़े भाग पर एक स्थित है। आकार की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। यदि देखें भारत जो उसका आकार है वो 6 बड़े बड़े और देश है इससे ज्यादा, और 7वें नंबर पर भारत का आता है। और क्षेत्रफल यदि देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है भारत का, कुल भूमि है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ये भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है इसका कुल क्षेत्रफल। ये देखें भारत का यदि कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में है। और यह संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.42 यानी 2.42% है। यदि संसार का कुल क्षेत्रफल 100% है तो उसका मात्र 2.47% है ना, 2.47% भूमि भारत के पास है। यानी कहने का मतलब है मात्र 2% भूमि, 2.5% से भी कम भूमि भारत के पास है। और भारत से जो बड़े देश हैं, जो भारत से कुछ बड़े देश हैं और बड़े देश हैं वो भी जैसे बड़े बड़े देश कौन से, रूस 1 नंबर पर, भारत से बड़े देश रूस 1 नंबर पर, और कनाडा 2, चाइना 3, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं 4, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और भारत 7वां नंबर पर है। यानी कहने का मतलब कि भारत में जो भारत से बड़े देश हैं उनमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े देश हैं। यह पूर्णतया अर्थात भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहने का मतलब है कि इसके यहां से होकर के जो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो गुजरती है वो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर से होकर के गुजरती है और इससे उत्तर में है। तो पूर्णतया भारत की स्थिति कहां है, पूर्णतया भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है।
उत्तरी गोलार्ध में, यानी पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी यदि मुख्य भूमि है, जो मेन भूमि है, ये जो मुख्य भूमि है जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितनी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि उत्तरी अक्षांश कितनी है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी आती है, दक्षिण छोर है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के अपने जो उत्तरी छोर है वो 37 डिग्री 6 मिनट, वो 37 डिग्री 6 मिनट है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया अक्षांश के विस्तार, अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मुख्य के मध्य है ना, के मध्य यानी बीच में है ये, और अक्षांशों के मध्य है ये। 8 डिग्री मोटे मोटे रूप से 8 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य भारत फैला हुआ है। अब ये दिन है इसकी देशांतरीय विस्तृति, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये जो गुजरात वाला पोर्शन है, गुजरात का जो 68 डिग्री, यूं समझिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कहेंगे पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, वो इसका जो देशांतरीय विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कहने का मतलब एक तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण और एक पश्चिम से पूर्व, तो ये पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है, पूर्वी देशांतर, यानी पूर्ण रूप से जो एक ग्लोब पर जो एक ग्रीनविच रेखा है उसके ठीक भारत पूर्व साइड में स्थित है, तो उसका विस्तार पूर्वी देशांतर कहा जाता है। कहने का मतलब है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कहने का मतलब मोटे मोटे रूप से 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में देशांतरीय विस्तार में भारत फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है। और इसकी मुख्य जो भूमि है, इसकी मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अपने एक उष्णाद्र जो दक्षिणतम बिंदु जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी, और जो कन्याकुमारी जो दक्षिण ये तमिलनाडु में, जो इसकी जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो उष्णाद्र कन्याकुमारी, जिसको अपने केमोरिन के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये एक जो इंदिरा बिंदु की जस्ट में जो निकोबार द्वीप में इंदिरा बिंदु या इंदिरा कोल के नाम से, वैसे इसका दक्षिण भारत में दक्षिणतम बिंदु जो दक्षिण पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो फिलीपींस पॉइंट के पास में है, और विशेष करके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। और इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो यूं समझिएगा कि इंदिरा पॉइंट के नाम से दक्षिणतम बिंदु जाना जाता है। और भारत का एक जो उत्तरतम बिंदु जिसको बोलते हैं, जो इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा कोल जिसको नाम है इंदिरा कोल, वो कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है, और जो विशेष करके
पश्चिमोत्तर भाग है, जैसे ये हो गया इंदिरा फोल, ये हो गया इंदिरा कोल, कोल फोल, यानी कि जो उत्तरतम बिंदु जिसको बोलते हैं, जो उत्तर साइड में है उत्तरतम बिंदु, वो इंदिरा फोल और वो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर। और इंदिरा कोल जो 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिण भाग में, जो निकोबार इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात आती है एक जो पूर्वोत्तर बिंदु, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वोत्तर बिंदु है। इसका जो विशेष करके एक पूर्वोत्तर बिंदु के नाम से, और एक आता है पश्चिमोत्तर बिंदु जो गुजरात है, ये पश्चिमोत्तर बिंदु है। तो ये जो पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर जो बिंदु है, पश्चिमोत्तर बिंदु तो अपने जो एक गौरमाला के रूप में, और गौर माता जिसको बोलते हैं गौर माता, और पूर्वोत्तर बिंदु है वो जो किविदू अरुणाचल प्रदेश में है, इसका विस्तार लिए हुए। और दक्षिण में यदि देखें तो कुल जो इसकी यदि देखें विस्तार उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? कितनी है वास्तविक लंबाई है 3214 किलोमीटर, है ना। 3214 किलोमीटर लंबा है, जो उत्तर से जो दक्षिण फैला हुआ है। और विशेष करके जो पूर्व से पश्चिम है, जिसको बोलते हैं पूर्व से पश्चिम, ये होगी चौड़ाई। तो चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ये होगी चौड़ाई होगी 2933 किलोमीटर। ये लंबाई और चौड़ाई भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ये लंबाई और चौड़ाई है। कुल मिलाकर के जो भारत है उसकी अपने एक जो बाउंड्रीज हैं, जो चारों तरफ से जो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल स्थलीय और जलीय 2 सीमाएं हैं। एक तो जलीय सीमा है और एक स्थलीय सीमा है, स्थल के साथ। तो पूर्ण रूप से हमें बाउंड्रीज के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत का स्थिति और विस्तार कैसा है। तो कहने का मतलब है कि 2933 किलोमीटर अपन ने चौड़ाई देखी, और इसकी यदि स्थलीय सीमा देखें तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब है कि जो जमीन के सारे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, और ये म्यांमार जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके सारे जो रेखाएं हैं, इनके सारे जो एक सीमा है जिसको बोलते हैं स्थलीय सीमा, यानी जमीन के सारे स्थल खंड की जो सीमा है, उसके सारे जो सीमा लगती है, उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर लंबा है। और मुख्य भूमि जो द्वीप ये समूह है, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, यानी कि कुल भारत में जो मुख्य द्वीप है, उनके सहित यदि देखें तो कुल जो समुद्र तट की जो अपने कुल अगर देखें समुद्र तट की जो लंबाई है, उनकी यदि देखें तो 7516 किलोमीटर, मोटे तौर पर 7516 किलोमीटर। इनकी वैसे एग्जैक्ट यदि देखें तो 7516.17 किलोमीटर है ना, 16.17 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि 7516 किलोमीटर तो लंबा है, और पॉइंट क्या है 6, जिसको बोलते हैं 1516.6 किलोमीटर, ये होगी जलीय सीमा। अब आता है इसकी स्थलीय सीमा अपन देख ली 15,200 किलोमीटर, और जो इसकी समुद्र तटीय या जलीय सीमा है, समुद्र तटीय गुजरात की तरफ से लेकर के ये अपने गोवा के जो केरल वगैरह, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो पश्चिम बंगाल, ये वाला जो तटीय इलाका है, ये 1516 किलोमीटर ना, 1516 किलोमीटर ये तटीय इलाका है। कुल जो है ना 7516,
7516 समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7516 है ना, 7516 कितनी है? 7516 है ना, 7516.6 किलोमीटर आती है जलीय सीमा है, ठीक है। और जबकि इसकी मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि है ना ये जो इसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा इसकी कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और भारत का यदि देखिए मानक समय का जो एक निर्धारण है, मानक समय जो समय निर्धारित है वो एक रेखा है इलाहाबाद से सेंटर से गुजरती है, और विशेष करके जिसका प्रमाणिक समय भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में रहेगा। ये कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में रेखा है। ये प्रमाणिक समय, भारत का प्रमाणिक समय यहाँ पर माना गया, निर्धारण किया गया है। तो भारत के मानक समय का जो निर्धारण है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का ये जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के, और विशेष करके एक जो यूपी का जो मिर्जापुर है उनसे जो गुजरती है, उनके नजदीक से होकर के, और इलाहाबाद है ना जो यूपी का, उसका सेंटर से होकर के गुजरती है, जो भारत का मानक समय। और ये कब समय निर्धारित हुआ था? ये 1 सितंबर 1947 को स्वीकार किया गया था। 1 सितंबर 1947 को मानक समय स्वीकार किया गया था। और देश का मानक समय, पूरे देश का ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये जो ग्रीनविच रेखा भारत के जो ठीक पश्चिम भाग में एक पूरे संसार के बीच में, उनसे भारत की जो एक समय की निर्धारित है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और यदि भारत का एक जो नाम देखें, नामकरण, यदि भारत का नाम कैसे हुआ, तो भारत के नामकरण के बारे में देखें तो प्राचीन काल में भारत को जो भारत की उत्तर में जो ठीक इसके जस्ट उत्तर में जो बसे हुए आर्य लोग थे, भारत का नामकरण देखें तो प्राचीन काल में भारत को उत्तर में बसे आर्यों के नाम पर तो आर्यवर्त में, आर्यवर्त कहते हैं भारत को, आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है। जबकि ऋग्वेद में आर्यों के जो प्रभुत्व या प्रमुखत्व वाले भाग को एक विशेष प्रकार के जो अपने यूं समझिएगा कि मुख्य भाग का है, और जो इसका सेंथव नाम की एक प्रजाति थी, सेंथव आर्य जो उत्तर में रहते थे। और विशेष करके फारसियों के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे वेद है, अपने यूं समझिएगा कि अवेस्ता वेद है, उसमें जो सप्त सिंधु है उसके स्थान पर एक इंद्र सिंधु के नाम से उल्लेख मिलता है, क्योंकि पाणिनियों में जो रह और सह से संबोधित किया जाता है, विशेष करके जो पाणिनियों में सह को है संबोधित किया जाता है, तो यह सिंधु का अर्थ जो नदियों के देश के नाम पर, जैसे सिंधु, तो सिंधु सह को है के नाम से पुकारा जाता है, तो हिंदू, तो हिंदुस्तान पड़ गया। तो इस प्रकार से सिंधु का अर्थ जो 7 नदियों के देश में, विशेष करके 7 नदियों के देश से लिया गया है। और भारत में आर्यों का सबसे पहले निवास क्षेत्र हुआ था, और विशेष करके जो इसके नाम पर ही, विशेष करके भारत के नाम पर जो इसके एक विशेष करके भरत नाम का राजा हुआ करता था यहाँ पर, जो शक्तिशाली था, तो उसके नाम पर भारत पड़ गया। और पुराणों में इसे जम्बूद्वीप की कहा गया है, भारत को जम्बूद्वीप, ये कई बार आता है जम्बूद्वीप, ये भारत में पुराणों में इसका नाम है जम्बूद्वीप, है ना, पुराणों में इसको जम्बूद्वीप कहा गया है। विशेष करके जो पुराण है उसमें भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना गया है। और
विशेष करके जम्बू द्वीप का जो विस्तार है वो उत्तर में तो साइबेरिया तक माना गया है। जो रूस का जो उत्तर है वो साइबेरिया तक माना गया है। उत्तर में जम्बू द्वीप का विस्तार उत्तर में साइबेरिया तक माना गया है। और इसका दक्षिण विशेष करके भारत जो दक्षिण बिंदु है यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के साइबेरिया तक इसका विस्तार जम्बू द्वीप में माना गया है। और जो एक मत्स्य पुराण है उसमें हिमालय से हिंद महासागर के मध्य में जो मध्य की संस्कृति है उसको भारत तथा इनके भूभाग को जो विशेष करके जो भारत के दक्षिण में जो पुराणों का जो एक मत्स्य पुराण है उसमें हिमालय से लेकर के और हिंद महासागर के बीच में है भाग, उस भाग को एक भारत और भूमध्य जो इसके मध्य जो भूभाग है उसको भारतवर्ष कहा गया है। वैदिकारियों के निवास जो स्थान है उसको सिंधु घाटी में माना जाता है। तो वैदिकारियों का जो निवास स्थान है वो सिंधु घाटी था, जिसे ईरानियों ने जो हिंदू या सिंधु सह को है बोला जाता था, है से के नाम से। तो हिंदू नदी या सिंधु नदी तथा देश का नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान। देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और यूनानियों और रोमन वासियों ने भारत को इंडिया का नाम दिया था। यूनानियों एवं रोमन वासियों ने इसका नाम इंडिया भी दिया था। इस प्रकार से भारत कई नामों से, जैसे यूनानी सिंधु नदी को इंडस और रोमन वासी इसे इंडस के नाम से पुकारा करते थे। इस प्रकार इंडिया शब्द है वो सिंधु नदी या इंडस के नाम से उद्भव हुआ। यानी बाद में जो इंडिया की जो भाग है वो उसी भाग को उसी भारत को भारत व हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कहने का मतलब भारत कितने नामों से पुकारा जाता है? भारत को आर्यवर्त, आर्य, भारत को अपने हिंदुस्तान, भारत को इंडिया, है ना, भारत को जैसे अपने भारत को भारत, तो चार नामों से पुकारा जाता है ना भारत। ये हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आर्यवर्त हो गया और भारत हो गया। तो ये चार नामों से पुकारा जाता है भारत को। और चार नामों से जो पुकारा जाने वाला जो है वो भारत एक बहुत ही महान देश कहलाता है। और इसी संदर्भ में यदि देखें तो भारत की आज अपन जानकारी ले लें, और संविधान में इस देश का जो नाम है वो भारत के संविधान में इसका नाम जो भारत या इंडिया है तथा इंडिया जो भारत है, यानी भारत जो इंडिया है, संविधान में इसका नाम क्या है, भारत या इंडिया है तथा इंडिया जो भारत है। कहने का मतलब इंडिया दैट इन भारत लिखा गया है। हिंद महासागर का नामकरण जो एक हमारे देश में हिंदुस्तान के नाम से किया गया है, हिंद महासागर। और इसका नाम भी इस प्रकार से अद्भुत होता है कि किसी भी महासागर का नाम किसी भी देश के नाम पर नहीं है। जैसे हिंद महासागर हिंदुस्तान, हिंद महासागर, यानी ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं है पूरे संसार में कि ऐसा नामकरण महासागर के नाम पर है। तो इस प्रकार से हिंद महासागर का जो नाम है वो हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। पौराणिक द्वीपों में भारत की जो स्थिति है, जो पौराणिक द्वीप है उसमें जो पद्म पुराण है उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र है वो अतिरिक्त जो पद्म पुराण के अतिरिक्त जो सभी पुराण है उसमें पृथ्वी के 7 द्वीपों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया है और प्रत्येक द्वीप जो भूखंड जिसको बोलते हैं उसको जो दोनों ओर, प्रत्येक द्वीप है उसके दोनों ओर एक जो सागरीय स्थिति बताई गई है। तो प्राचीन काल में वर्णित जो द्वीप शब्द है वो वर्णमाला आर्यों से जुड़ी भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जल से घिरे हुए भूखंड को अपने द्वीप कहती है, जबकि प्राचीन काल में द्वीप उस भूभाग को कहते थे
जो जल से चारों ओर से न घिर करके केवल दो ओर से ही या दो दिशा से ही घिरे हुआ करते थे, यानी दो दिशा से ही जल के से घिरे होते थे। और प्राचीन काल में द्वीप ऐसे चित्रों को वर्तमान में अपने क्या कहते हैं, द्वाब, वर्तमान में क्या कहते हैं, दो ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को वर्तमान में इस क्षेत्र को अपने दोआब बोलते हैं। दोआब शब्द का एक समानार्थी शब्द माना जाता है, जो प्राचीन भूभाग में एक द्वीप कहा जाता था। और विशेष करके जो द्वीपों से अभिप्राय है वो किसी टापू से न होकर के, द्वीपों से अभिप्राय किसी टापू से न होकर के किसी भूखंड से लिया गया है, किसी भूखंड से लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि यह जो भूखंड है वो महाद्वीप का ही एक भाग या फिर महाद्वीप भी हो सकता है, महाद्वीप भी हो सकता है। भारतीय पुराणों में वर्णित 7 द्वीप, जिसको अपने मेरू पर्वत बोलते हैं, और वर्तमान में मेरू पर्वत का नाम क्या है, वर्तमान में पामीर का जो स्थान है, पामीर की गांठ बोलते हैं, दुनिया की छत बोलते हैं जिसको, वो पामीर का पठार यानी पामीर के स्थान पर जो अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं, वो चारों दिशाओं से जो विभिन्न प्रकार के जो कमाल की पहाड़ियों से एक सदृश विस्तृत क्षेत्र था। और विभिन्न विद्वानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली मुख्य 7 प्रकार की जलवायु है वो इन द्वीपों पर ही प्रदर्शित की गई है। तो कुछ विद्वानों ने यहां तक भी कह दिया कि 7 द्वीपों की जो एक 7 द्वीपों की एक जो द्वीप 7 द्वीपों या 7 द्वीपों पर जो एक मनुष्य की एक काल्पनिक उड़ान है, जो केवल हिंदू धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, हिंदू धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। और पुराणों में वर्णित जो भौगोलिक तथ्य, और यदि शोधकर्ताओं से माने या शोधकर्ताओं से स्पष्ट होता है कि पौराणिक काल में पृथ्वी पर जो 7 द्वीप थे, पृथ्वी पर 7 द्वीप थे, ये द्वीप कौन कौन से थे, जम्बू द्वीप, शक द्वीप, अपने कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, अपने प्लक्स द्वीप, ये जो 7 द्वीपों के नाम बोल रहा हूं मैं, शाल्मली द्वीप, ये जो पुराणों में जो 7 द्वीप थे वो, और इनमें जो भारत है वो जम्बू द्वीप में स्थित था। 7 द्वीपों के जो पुराणों में जो वर्णित भौगोलिक एक तथ्यों तथा शोधकर्ताओं ने जो स्पष्ट किया है, उसमें पौराणिक काल में जो पृथ्वी पर 7 द्वीप थे, वो 7 द्वीप कौन कौन से थे, वो 7 द्वीप एक बात दोबारा दोहराती है। जम्बू द्वीप एक जो भारत स्थित है, जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, अपने प्लक्स द्वीप, और विशेष करके शाल्मली द्वीप, इनमें जम्बू द्वीप में भारत स्थित है। ये 7 द्वीप थे। जामुन के वृक्ष, पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में जो जम्बू द्वीप है उसमें जामुन के वृक्ष हुआ करते थे। यदि भौगोलिक स्वरूप का विकास देखें, यानी कि एक इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर की तरफ से देखें, भौगोलिक स्वरूप का जो विकास देखें, जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर या फीचर, भौगोलिक स्वरूप का विकास देखें, तो पुराजीवी महाकल्प में विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। जो वेगनर ने जिसको क्या कहा, जैसे पुराजीवी महाकल्प में
विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और जिन्हें वेगनर ने पेंजिया कहा था। क्या कहा था? पेंजिया कहा था। एक पिंड था, सारे महाद्वीप एक जगह थे, स्थलखंड था और वेगनर ने इसका नाम पेंजिया दिया था। इसके उत्तरी खंड को अंगारा ने, इस जो पेंजिया का जो उत्तरी भाग था उसके खंड को अंगारा ने तथा दक्षिणी खंड की जो भूमि थी, दक्षिणी खंड का जो भाग था पेंजिया के उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड, दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ये दो भूभाग थे। पेंजिया था, पेंजिया के ठीक उत्तर में अंगारा लैंड के नाम से और दक्षिण गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और इसके बीच में, इसके मध्य में एक टेथिज नाम की भू अभिनति स्थित थी। एक भू अभिनति टेथिज, यानी टेथिज सागर बोलते हैं अपने। और जुरासिक काल में पेंजिया का विखंडन हुआ। तो पेंजिया का विखंडन कौन से काल में हुआ? जुरासिक काल में। जुरासिक काल में पेंजिया का विखंडन हुआ और तभी अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, जो उत्तर और दक्षिण के भूखंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक संपीड़नात्मक, जो संपीड़ित होकर के लचीलापन, जिसको बोलते हैं रबड़ की भांति, जिसमें सलवटे पड़ जाना, लचीलापन, संपीड़नात्मक, यानी रबड़ को एक बार खींचते हैं और फिर वापस वो उसी स्थिति में आ जाता है, यानी संपीड़नात्मक, उसमें सलवटे, संपीड़नात्मक यानी कि यूं, है ना, संपीड़नात्मक, यानी कहने का मतलब ये है कि इससे जो पेंजिया का विखंडन हुआ था कौन से काल में? जुरासिक काल में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो था वो जुरासिक काल में पेंजिया का विखंडन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो संपीड़ित होकर के हिमालय एक पर्वत के रूप में उद्भव हुआ। मेरे मतलब ये जो संपीड़नात्मक स्थिति आई थी वो ऐसे आई थी, है ना, जो भाग हिमालय पर्वत से है ना। इस प्रकार से जो एक जुरासिक काल में पेंजिया का विखंडन हुआ और तभी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य संपीड़न होकर के हिमालय के पर्वत के रूप में भूभाग हुआ और दक्षिण की पठार की जो रचना है, कहने का मतलब इसके सहारे सारे जो इस के